चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग खत्म होने के बाद जो सेकंड फंक्शन आता है वो आता है ऑर्गेनाइजिंग का। प्लानिंग में हम लोग डिसाइड किया था व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, ये फंक्शंस थे आपके प्लानिंग के। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में ये सब नहीं होता। ऑर्गेनाइजिंग में इसके आगे फर्दर चलेंगे हम। तो व्हाट टू डू क्या करना है डिसाइड कर लिया, हाउ टू डू कैसे करना है। अब जो कैसे करना है और वो क्या करना है उसके लिए सामान चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा ये फंक्शन है इसका दूसरा नाम, ऑर्गेनाइजिंग का दूसरा नाम है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट किसका करना है? एक तो रॉ मटेरियल्स का करना है, मशीनरी का करना है, टूल्स का करना है, जगह का करना है, स्पेस, कितनी स्पेस कहाँ पे देनी है, ऑफिस का करना है, और ऑफिस में कितने लोग बैठेंगे, स्टाफ का करना है। अब स्टाफ से आप लोग बोलोगे सर वो तो स्टाफिंग में आ गया। स्टाफिंग में है कि किसको रिक्रूट करना है, कौन सा स्पेशलिस्ट चाहिए, कितने चाहिए, कैसा चाहिए। यहाँ पे है कि एग्जैक्टली कितना स्टाफ चाहिए, कैसा चाहिए, क्या चाहिए, वो बात की बात है। वो स्टाफिंग में देखा जाएगा। कैसे रिक्रूट करना है, कौन सी प्रोसेस होगी, वो सब स्टाफिंग में पढ़ेंगे। स्टाफ का कितने बंदे चाहिए, कितने, इसको स्टाफ काट दो, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, पीपल लिख लो आप। कितने एम्प्लॉइज चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितने मैनेजर चाहिए, सब कुछ, सबका अरेंजमेंट किया जाएगा। इसके अलावा और भी चीजें आ सकती है तो हम इसको एक्सेट्रा कर देते हैं। तो अरेंजमेंट, इन चीजों का अरेंजमेंट की एक लिस्ट बनाई जाती है। अरेंजमेंट किया नहीं जाता, अरेंजमेंट की सिर्फ लिस्ट बनाई जाती है। अरेंजमेंट बाद में किया जाता है, सब कुछ सामान खरीदना है। ऑर्गेनाइजिंग की जो लिस्ट तैयार होगी कि क्या क्या सामान चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कितनी मशीनें चाहिए, इसके बाद सारा सामान परचेज होना शुरू होगा। तो यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए। अब उसमें क्या पढ़ा था, हाउ, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो इसमें क्या आ जाएगा, हु विल डू। ये आप लोग नोट्स बनाने ला, क्योंकि बुक में जो है ना डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी है, तो ये आपको आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखने में हेल्प करेगा। हु, उसमें क्या था, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है। हु विल डू, कौन करेगा, पीपल, कौन से पीपल करेंगे, स्पेशलिस्ट करेंगे कि ऐसी न्यूली फ्रेशर्स करेंगे। वेयर टू डू, कहां पे करना है, स्पेस, व्हेन इट विल बी डन, या व्हेन टू डू कर लो। ठीक है। अब व्हेन टू डू में क्या मतलब हो गया, तो यहाँ पे आपकी टाइम भी आ गया, एग्जैक्टली टाइम की बिजनेस स्टार्ट कब करना है, सामान खरीदना कब है, कितने टाइम में। मतलब कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें तो एक हफ्ते का टाइम लिमिट है, या 15 दिन का टाइम लिमिट है, या एक महीने का टाइम लिमिट है। ये सब कुछ अरेंजमेंट करने के बाद सामान बिजनेस स्टार्ट करने, क्योंकि जब तक ये अरेंजमेंट नहीं होगा हम बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। जब तक आपके लेबर नहीं होगी, जब तक मशीनरी नहीं होगी, रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो कुछ टाइम लगता है। बिजनेस ये नहीं कि आज मैंने सोचा बिजनेस स्टार्ट कर लो तो हो जाएगा। मैंने पैसा लगाया, लेकिन ये सामान गैदर करने के लिए, सामान को अरेंज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कुछ टाइम लिमिट दी होती है। तो व्हेन टू डू में आ जाएगा वो टाइम। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन जो बुकिश लैंग्वेज है वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। बहुत सारी डेफिनेशन मैंने मार्क कर ली है, आपको मैं सेंड कर दूंगा। मैनेजमेंट फंक्शन जो प्लानिंग के बाद है, प्लानिंग में क्या कहता है कि अचीवमेंट ऑफ गोल, कि फाइनल गोल, फाइनल डेस्टिनेशन जाना क्या है, वो हम स्टार्टिंग में प्लान करते हैं कि हमने यहाँ से प्लानिंग की कि हमको ए से बी तक जाना है। ठीक है। अब वो जाना कैसे है, वही प्लानिंग के अंदर है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। अब जाना कब है, हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था ना ए से स्टार्ट करना है और बी तक जाना है। ये तो प्लानिंग का हो गया, व्हाट टू डू। जाना कैसे, हाउ टू डू, वो भी डिसाइड कर लिया था कि यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, कि यहाँ से जाना है। अब व्हेन टू डू मतलब कब जाना है, एग्जैक्टली कब स्टार्ट करना है। वेयर टू डू, कैसे जाना है, गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, किस हिसाब से जाना है। एंड हु विल डू, कौन लेके जाएगा, आप अकेले ड्राइव करके जाओगे कि आपको कोई लेके जाएगा। तो ये एक एग्जांपल दिया है, ऐसा है नहीं, बुक में अलग तरीके से दिया है कि सारा जो आपने यहाँ पे सोचा था कि यहाँ तक पहुंचना है, ये आपके टारगेट थे कि इतनी सेल्स बढ़ानी है, इतना प्रॉफिट बढ़ाना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये आपका प्लानिंग थी। उस प्लानिंग को अब आगे आगे प्रैक्टिकल शेप या प्रैक्टिकल उसको नजर दी जाएगी,
कि सब कुछ आपने गैदर करना शुरू कर दिया, सामान खरीदना शुरू कर दिया, लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। तो जो प्लानिंग में एक आपका प्रोसीजर बना था, एक पॉलिसीज बनी थी प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग के अंदर एक बजट रखा गया था, सब कुछ आपको लिख के दिया गया था, रूल्स लिख के दिए, गाइडलाइंस लिख के दिए, फ्रेमवर्क लिख के दिया था कि क्या करना है, कैसे करना है। अब उसको प्रैक्टिकल शेप देने का टाइम आ गया है, सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है हमने, ताकि जो प्लानिंग में गाइडलाइंस लिखी हैं उसको प्रैक्टिकली हम फॉलो करना शुरू कर दे, उसको रियल लाइफ में सामान खरीद के हम वर्कआउट करना शुरू कर दे। अब पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट कहां से होती है और कैसे कैसे चलती है। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली 4 चीजों में बांटेगी आपकी बुक के हिसाब से। तो फर्स्ट पॉइंट उसमें यह है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, टोटल वर्क को ऑर्गेनाइजिंग में देखा ना कितना सामान चाहिए कितना, तो अब प्लानिंग में जो काम लिखा गया प्लानिंग में, देखो ये फंक्शन जो है सब प्लानिंग पे डिपेंड करता है। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही नहीं बनता। आपको प्लानिंग में बताया जाएगा कि सामान चाहिए क्या, हमने करना क्या है। तो जब पता है कि करना क्या है तो सामान उस हिसाब से खरीदा जाएगा। जब आपको पता ही नहीं करना क्या है तो फिर सामान, मशीनरी खरीदनी है, लेबर खरीदनी है, रॉ मटेरियल कौन सा लेना है, कुछ पता ही नहीं होगा। तो प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एक बात आपने ये हमेशा याद रखनी है। दूसरी बात, अब जो ऑर्गेनाइजिंग में टोटल काम है कि फैक्ट्री में कितना काम हमने करना है, एग्जैक्टली टोटल कितना काम हमको मिला है, उस काम को हम क्या करेंगे, टोटल वर्क इज डिवाइडेड। अब देखो सारा काम तो इकट्ठा एक बंदा नहीं कर सकता ना, अब इसको डिवाइड किया जाएगा। किस में डिवाइड किया जाता है, इनटू यूनिट्स एंड पीपल, लोगों में और यूनिट्स में बांटा जाता है। मतलब छोटे छोटे यूनिट्स बना दी जाएगी कि भाई ये प्रोडक्शन यूनिट है, ये सेल्स यूनिट है, ये मार्केटिंग यूनिट है, ये एडवर्टीजमेंट यूनिट है, सबको अपना अपना काम बराबर में बांटा जाएगा। इससे क्या होता है, इस काम को डिवीजन ऑफ वर्क आइडेंटिटी, देखो काम को आइडेंटिफाई करोगे एग्जैक्टली काम है क्या। आइडेंटिफिकेशन मतलब टोटल वर्क को पहले देखो काम है क्या और है कितना, उसको डिवाइड कर दो, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दो। जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई करते हो तो टाइम टेबल में डिवाइड करते हो छोटे छोटे टाइम में कि 1 घंटा मैथ्स पढ़नी है, 1 घंटा अकाउंट्स पढ़नी है, 2 घंटा ये पढ़ना है। तो उसको छोटे पूरे काम को, पूरे चैप्टर को या पूरी बुक को, मान लो मैथ्स अकाउंट्स का पेपर है तो अकाउंट्स का आपने पूरी बुक तैयार करनी है 4 दिन में, तो उसको आप कुछ आवर्स में, घंटों में डिवाइड करोगे ना, तो वो कहते हैं डिवीजन, ताकि तैयारी अच्छे से हो जाए। तो अब इसमें होता क्या है, जब हम डिवाइड कर देते हैं तो बर्डन क्या हो जाता है, बर्डन इज डिवाइडेड या बर्डन इज रिड्यूस्ड, कह लो रिड्यूस हो सकता है या डिवाइड हो सकता है। अब सारा का सारा बर्डन एक बंदे पे या एक जगह पे या एक मशीन पे नहीं रहेगा, वो सारा बर्डन क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डुप्लीकेशन ऑफ जो ऑर्डर्स नहीं हो सकता, ऑर्डर्स कई बार डुप्लीकेट हो जाते हैं। डुप्लीकेट मतलब एक ही बंदा दो ऑर्डर दो बंदे एक ही ऑर्डर दे देते हैं, मतलब इज अवॉइडेड। डुप्लीकेशन मतलब मान लो कि मेरे ऊपर 2 मैनेजर्स हैं, तो अगर सबको अपना अपना काम पता होगा तो वो अपना ऑर्डर देगा, वो अपना ऑर्डर अलग अलग ऑर्डर देंगे। लेकिन अगर सबको अपने अपने काम नहीं पता होंगे, डिवाइड नहीं किया होगा, तो क्या होता है कि दोनों लोग एक ही ऑर्डर दे देते हैं कई बार, और समझ नहीं आता कि किसकी बात मानी जाए किसकी बात ना मानी जाए, तो डुप्लीकेशन हो जाती है कई बार। और कई बार क्या होता है कि एक चीज हम तैयार कर चुके हैं, मान लो एक प्रोडक्ट है, शूज की एक नई क्वालिटी तैयार करनी थी, हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, लेकिन दूसरा बंदा वही तैयार कर रहा है। क्यों, क्योंकि काम को डिवाइड नहीं किया गया लोगों में। अगर काम डिवाइड किया गया होता तो ए को बोला जाता कि यार तू ग्रीन कलर के शूज बना, और बी को बोला जाता कि तू ब्लू कलर के बना। फिर काम डिवाइड कर दिया, ग्रीन कलर के शूज ये बनाएगा, ब्लू कलर के ये बनाएगा। लेकिन अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं किया तो क्या होता कि मैं भी ग्रीन, ए ने भी ग्रीन बना लिया होता और बी ने भी ग्रीन बना लिया था, क्योंकि काम डिवाइड नहीं किया। बोला कि बनाओ जाके ग्रीन बनाओ, ब्लू बनाओ, येलो बनाओ, रेड बनाओ, सब लोग बना रहे हैं, किसी को पता नहीं कौन सा बनाना है कौन सा नहीं। तो ए ने भी ग्रीन बना लिया, बी ने भी गलती से ग्रीन बना लिया, पूछा जाएगा तुम दोनों ने क्यों बनाया, सर हमें तो बताया ही नहीं था कि आपने ग्रीन उसको दे दिया। ए कहेगा मेरे को क्या पता कि बी ग्रीन बना रहा है, बी कहेगा मेरे को क्या पता कि ए ग्रीन बना रहा है, आप मेरे को बताओ तो सही कि ए ने ग्रीन बना लिया तो मैं ब्लू बना लेता। तो इसको कहते हैं डिवाइड करना आपस में, कि तू भैया ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। इसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन नहीं होती है। डुप्लीकेट हो गया ना, दोनों ने ग्रीन बना लिया, तो डुप्लीकेशन नहीं होती, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स नहीं होता। इसको लिख लो, नो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब देरी, काम में देरी नहीं होती। जब काम ढंग से बांटा गया है तो सब काम टाइम से खत्म होगा। अगर काम को ढंग से नहीं बांटोगे तो काम लेट होता जाएगा, पेंडिंग होता जाएगा। क्योंकि आप लोग अगर टाइम टेबल सही से आपने सेट किया है कि 2 घंटे में इतना काम करना है, 4 घंटे में इतना लर्न करना है, तो काम कभी भी डिले नहीं होगा।
सॉरी, कभी भी पेंडिंग वर्क नहीं रहेगा, कभी डिले नहीं होगा काम। उसके बाद आता है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये लोग आप छोटे छोटे पॉइंट्स है, बुक में पैराग्राफ में दिया है, अगर आप ये पॉइंट्स नोट करना चाहो तो आप नोट कर लेना, क्योंकि अगर वो याद नहीं हो रहा तो आप इसी के पॉइंट्स बना के, इसी की लैंग्वेज बना के एक आंसर तैयार कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है जी आपके पास डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि जो आपने काम लोगों में बांटा है, अब लोगों को क्या करना है, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट देने हैं। लोगों को डिपार्टमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। बेसिकली हम क्या करते हैं, दो डिपार्टमेंट्स में चीजों को बांटते हैं। एक होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट, ये आप अगली क्लास में पढ़ोगे। एक होता है डिविजन्स। ठीक है जी। अब फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या होता है, अगर आप लोग चाहो तो मैं वीडियो भी इसको मिटाने लगा ये वाले पोर्शन को, तो आप पॉज करके पहले ये नोट कर लो, एक छोटे से नोट्स बन जाते हैं, ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए समझाने के लिए। पॉज करो, इसको नोट कर लो, ठीक है। और फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या आ जाता है, डिपार्टमेंट्स बने, फंक्शन डिपार्टमेंट मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन गया। इसमें प्रोडक्शन के जो लोग फैक्ट्री में काम करेंगे, चीजों को एक्जैक्टली मैन्युफैक्चर करेंगे, वो बन जाएंगे। अच्छा, और क्या बन सकता है आपका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बन गया, और आपका सेल्स डिपार्टमेंट बन जाएगा, और आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बन जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट आपके बन जाएंगे। तो काम को इन डिपार्टमेंट्स में बांटा जाएगा। यहाँ पे काम को अलग अलग लोगों में बांटा गया, यूनिट्स में बांटा गया, काम को डिवाइड कर दिया गया। बेसिकली पूरा वर्क जो छोटे छोटे चीजों में डिवाइड कर दिया, इस मशीन पे इतना काम होगा, उस मशीन पे इतना काम होगा। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ही अलग कर दिए गए कि भैया अगर ये पूरी फैक्ट्री है, ये पूरा फैक्ट्री का लेआउट है, तो ये वाला जो पोर्शन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ से चीजें बनेंगी, मशीनरी, लूज टूल, लेबर सब यहाँ पे रहेगी, ठीक है। इतना पोर्शन सेल्स वालों का है, ठीक है। इतना पोर्शन जो है ह्यूमन रिसोर्स वालों का है, क्योंकि इन्होंने नौकरियां देनी, स्टाफिंग करनी है। फिर एडवर्टीजमेंट का पोर्शन आएगा, मार्केटिंग, हर चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, एक लेआउट तैयार किया जाएगा कि हर चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट हो, ताकि अगर फैक्ट्री में कोई नया बंदा आता है, उसको किसी से मिलना है, मान लो कि अगर किसी को आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो उसको पता है कि एंटर में रिसेप्शन के पास जाएगा, बोलेगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहाँ पे है, क्योंकि वो जॉब के इंटरव्यू देने के लिए आया है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, लोगों को अपॉइंट करता है। तो जो आपको इंटरव्यू देने, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो किसी कंपनी में, तो आप जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से नहीं मिलोगे, मार्केटिंग या सेल्स से नहीं मिलोगे, सीधा ह्यूमन रिसोर्स से मिलोगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगह पे रखने का मतलब ये होता है कि इजी हो जाए ढूंढना कि भी कौन सी चीज कहाँ पे है, और सबको इजीली मिल जाता है, और काम पूरा तरीके से ढंग से बांटा गया है, तो ऑर्गेनाइज किया गया है, ना ऑर्गेनाइज करना। अब डिविजन्स में क्या हो जाता है, अगर मान लो एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे 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 रिलायंस है, रिलायंस खाली एक ही चीज थोड़ी बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाती है। टाटा है, बहुत सारी चीजें बनाती है। इसी तरह से अगर मान लो एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो डिविजनल यहाँ पे फंक्शंस बांटे गए अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स के हिसाब से बांटा जाता है। मान लो एक कंपनी सोप भी बनाती है, अब जैसे मैगी है, मैगी खाली मैगी भी बनाती है, वो आटा मैगी भी बनाती है, वो सॉस भी बनाती है, और भी बहुत सारी चीजें बनाती होगी, मसाला भी बनाती है। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स की सोप डिपार्टमेंट अलग कर दिया, डिपार्टमेंट्स बना रहे, ठीक है। अगर वो सोप के अलावा शैम्पू बनाती है, तो शैम्पू का यूनिट अलग है, मतलब कि सोप की फैक्ट्री यहाँ है तो शैम्पू की फैक्ट्री साथ में है। एक ही जगह वो दोनों घिचमिच नहीं करेगा, तो शफल नहीं करेगा। अगर वो साथ में मान लो कुछ और भी चीज बनाती है, तो वो यहाँ बन जाएगी। कुछ और प्रोडक्ट बनाती है, मान लो क्लॉथ्स बनाती है साथ में, तो यहाँ पे लग जाएगी। तो इस तरह मेरे दिमाग में चीजें आ नहीं रही। तो जितना भी अगर एक फैक्ट्री या एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से भी बांटा जाएगा। जब प्रोडक्ट के हिसाब से बांटते हैं उसको कहते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, और जब ये फंक्शंस के हिसाब से बांटते हैं तो फंक्शनल। और एक ही फैक्ट्री दोनों में भी बढ़ सकती है। मान लो हमने अलग अलग फंक्शंस कर दिए, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा चीजों की। अब वो चीजें ही हमारी बहुत सारी, प्रोडक्ट्स ही बहुत सारे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आगे सोप में, शैम्पू में और वगैरह वगैरह चीजों में बढ़ जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये सेकंड फंक्शन था हमारा। थर्ड फंक्शन है जी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मतलब अब लोगों को काम एग्जैक्टली बांटना पड़ेगा। अगर लोगों को सही काम नहीं सही लोगों को सही काम बांटना, इसका मतलब ये होता है सही लोगों को सही काम बांटना। आप लोग पहले जब ऑर्गेनाइज करोगे, लोगों को हायर करने के लिए सोचोगे,
तो आप लिस्ट बनाओगे कि हमें किस हिसाब से लोगों को बुलाना है। कुछ प्रॉपर उनमें स्किल्स होनी चाहिए, कुछ एक्सपर्टाइज होना चाहिए उनमें, उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा। कुछ उनकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, जिसने एमबीए की है, जिसने सीए किया है वो अकाउंटेंट के लिए, जिसने एमबीए किया प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए रखा जाएगा। जिसको हाथ का काम अच्छे से आता है, उसको इसके अंदर कोई स्किल है कि वो मशीन को अच्छे से चलाता है, उसको लेबर अपॉइंट किया जाएगा। जो फील्ड वर्क अच्छा से कर सकता है, स्कूटर बाइक पे अच्छे से घूम सकता है, लोगों को सामान बेच सकता है, उसको सेल्स डिपार्टमेंट में या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। तो जैसे जैसे लोगों की स्किल्स है तो वैसे वैसे लोगों को काम बांटा जाएगा उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से। इसका मतलब ये बनता है कि ये ना हो कि बंदे में स्किल हो कि वो लोगों से अच्छे से मीटिंग कर सकता है, लोगों का सामान बेच सकता है, उसको आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डाल दियो तो मशीन में बैठ के काम बना। नहीं, अगर उसके स्किल है कि वो लोगों को अच्छा से कन्विंस करके सामान बेच सकता है, उसको सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालो। ठीक है ना। जिसका स्किल है कि वो मशीनरी अच्छी चला सकता है, वो जल्दी जल्दी मतलब वो बहुत कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन आपको दे सकता है, उसको अपने बाइक पे बिठा के जाके सामान बेच के आ। तो जिसका जो जिस काम में माहिर है, जो जिस काम में स्पेशल है, और जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, जिसका जो एक्सपर्टाइज है, जिसका जो स्किल है, उसके हिसाब से वो काम उनको बांटा जाएगा। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, कभी भी पेंडिंग वर्क नहीं रहता और सही काम सही बंदे को मिल जाता है, टाइम पे काम होता है। तो इससे हमको क्या अचीव होती है, एफिशिएंसी अचीव होती है कि कम से कम खर्चे पे मैक्सिमम काम हमको करने को मिलता है। अब लास्ट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब सब बंदों को काम तो मिल गया, जब हमको काम मिल गया है तो एक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता। सबको पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर कौन है और मेरे नीचे कौन है। तो यहां पे हम लोग ने क्या करना है, हायरार्की बनानी है। हायरार्की मतलब टॉप मैनेजमेंट, उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट, उसके बाद आपका लोअर मैनेजमेंट। तो ये पूरा एक बन जाएगा ग्राफ कि यहाँ पे कितने लोगों ने बैठना है, उसके नीचे कौन है और उसके नीचे कौन है। तो एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग, अब जो यहाँ के लोग होंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे, इसको। मतलब इसका काम जो लोअर मैनेजमेंट है, लेबर है, इसका काम कौन देखेगा, मिडिल मैनेजमेंट या इसका फोरमैन देखेगा, सुपरवाइजर देखेगा। तो इसका काम ये देखेगा, मतलब ये इसको रिपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर इसको ऑर्डर लेना होगा तो इससे लेगा, इसको ऑर्डर लेना होगा इससे लेगा। अब इसको किसी को जवाब देना होगा तो इसको जवाब देगा, क्योंकि इससे कौन पूछेगा, ऊपर वाला बंदा पूछेगा तूने काम ढंग पे टाइम से क्यों नहीं किया। जब ऊपर वाला बंदा इससे पूछेगा तो ये इससे पूछेगा। तो ये पूछने का मतलब आंसर मांगने का यहां से स्टार्ट होगा, इस पे स्टार्ट होगा। तो मतलब कि एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप बनेगा भाई, किसने किसको जवाब देना है, किसने किससे जवाब लेना है। तो ऑब्वियसली नीचे वाले बंदों ने ऊपर वाले को जवाब देना है और ऊपर वाले बंदों ने नीचे वाले बंदों से जवाब लेना होता है, क्योंकि इनके पास पावर ज्यादा होती है। जैसे जैसे नीचे आएंगे पावर कम होती जाती है, सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे, उससे कम पावर यहाँ पे, उससे कम पावर यहाँ पे। तो अथॉरिटी भी वही होगी, पावर का मतलब अथॉरिटी, सबसे ज्यादा अथॉरिटी यहाँ पे है क्वेश्चन पुटअप करने की, उससे कम यहाँ पे और सबसे कम यहाँ पे। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे काम करने की, उससे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे, उससे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है। तो ये उल्टा चलता है। तो ये पूरा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी कौन किसको पूछेगा, ये ना होना कि हम लोग ने काम बांट दिया, अपना काम करी जा रहे, कोई पूछ ही नहीं रहा कि भैया तूने काम कम क्यों किया। अगर 10,000 यूनिट बनाने थे तूने 5,000 यूनिट क्यों बनाए, कोई पूछने वाला तो होना चाहिए ना। अगर कोई पूछने वाला ही नहीं होगा तो 5,000 कंपनी घाटे में चली जाएगी, हर रोज लेबर नुकसान करते रहेगी, टाइम वेस्ट करते रहेगी, ढंग से काम नहीं करेगी। क्वालिटी जो आपने स्टैंडर्ड क्वालिटी रखी है कि हमको ये क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है मार्केट में, तो वो क्वालिटी मेंटेन तभी हो पाएगी जब आपके ऊपर एक डर होगा, जब आपके ऊपर एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होगा जिसको आपने रिपोर्ट करके जवाब देना है। तो इसलिए हमें, जब आप लोग को होमवर्क मिलता है स्कूल से तो आप लोग कभी करते हो कभी नहीं करते, लेकिन जब फाइनल पता लगता है कि सीबीएसई के पास कॉपीज जानी और कॉपीज के मार्क्स लगने हैं, तो फिर आप फटाफट से कॉपीज कंप्लीट करके मैम को देते हो, क्योंकि आपको एक डर है, आपने एक रिपोर्ट करना है कि भी हमको काम कंप्लीट हो। तो इसे कहते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि आपके ऊपर कोई बंदा हो जिसको आपने जवाब देना है। अब आती है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब जो इंपॉर्टेंस है वो बड़ी इजी है, क्योंकि जो हमने अभी तक प्रोसेस पढ़ी थी उसी के अंदर हमने इंपॉर्टेंस भी ऑलमोस्ट पढ़ ही ली है। तो जो स्टेप्स के अंदर हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं वही इंपॉर्टेंस के अंदर भी आप डाल सकते हो, बस उसकी हेडिंग चेंज कर देना। हेडिंग में आपको बता देता हूँ जो बुक में लिखी हुई है, साथ में अंदर का जो मैटर है, जो इंपॉर्टेंस का और स्टेप्स का ऑलमोस्ट सेम है। तो पहला पॉइंट हो गया स्पेशलाइजेशन।
तो इसमें जब हमने थर्ड स्टेप पढ़ा था आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, तो उसमें स्पेशलाइजेशन पढ़ा था, स्किल्स पढ़ा था, एक्सपर्टाइज पढ़ा था। तो स्पेशलाइजेशन मतलब कि सही बंदे को सही काम जो आप दोगे तो काम ढंग से होगा, अच्छे से होगा। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं क्योंकि ऑलरेडी उसमें हो गया। तो जब काम ढंग से होगा, टाइम पे होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि सही बंदे को सही काम मिला है। अगर मान लो आपकी मैथ्स अच्छी है तो ऑब्वियस बात है आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आगे आप मैथ्स लोगे। ठीक है, आपकी लर्निंग पावर अच्छी है कि आप अच्छे से लर्न कर पाते हो, रट्टे मार सकते हो या समझ के अच्छे से, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आप आंसर्स को एलैबोरेट करके बड़ा बड़ा करके, छोटे से आंसर को बड़ा करके लिख सकते हो, तो ऑब्वियसली आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पे ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो जिसका जो स्पेशलिटी है वो उस पे काम पे लगा दिया हमने। जब उसके एक बंदे की स्पेशलिटी की फील्ड वर्क, बाइक पे पूरा दिन घूम सकता है, वो थकता नहीं है, तो उसको आपने सेल्स के लिए लगा दिया। जिसका प्रोडक्शन अच्छा है, जिसको लेबर मतलब लेबर पावर अच्छी है, उसकी स्किल्स अच्छे हैं, तो उसको अपने मशीनरी पे लगा दिया। जिसको जहां पे जरूरत है अपने वहां लगा दिया। इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन मिलेगी, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऑर्डर पेंडिंग नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, डबल डुप्लीकेशन ऑफ जो वर्क है वो नहीं होगा, सब काम ढंग से हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है जी क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब हुआ, अभी हमने बताया था लास्ट पॉइंट जो कि हम टॉप लेवल मैनेजमेंट रखेंगे, फिर मिडिल मैनेजमेंट रखेंगे थोड़ी सी उससे बड़ी, फिर लोअर मैनेजमेंट रखेंगे उससे और बड़ी। ठीक है जी, ऐसे ही होता है। सबको क्लियर है कि मेरे ऊपर कितने फोरमैन है, मेरे ऊपर कितने सुपरवाइजर है, मेरे ऊपर कितना कौन सा मैनेजर है, मैंने किसको रिपोर्ट करना है, और ऊपर वाले बंदे को पता है कि मैंने किसको ऑर्डर देना है। क्लियर है ना सब कुछ, कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये तभी हो पाता है जब हम ऑर्गेनाइजिंग में एक डिपार्टमेंट सेट करेंगे, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। क्लैरिटी है कि भाई बंदा, अगर फैक्ट्री के अंदर कोई नया बंदा है, वो कहता है कि मेरे को इससे एबीसी बंदे से मिलना है, कह रहा है एबीसी बंदा कहाँ पे काम करता है जी, वो फोरमैन है। जब फोरमैन है तो कौन से डिपार्टमेंट में होगा, ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा। फोरमैन कभी सेल्स डिपार्टमेंट या एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में तो होगा नहीं, वो तो होगा ही उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है जी सर, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाइए, वहां पे जाके आप पता कीजिए। बंदा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चला जाएगा, वो पूछेगा जी आप फोरमैन कौन है, सर वो फोरमैन का ना कैबिन वहां पे है या उसका डेस्क वहां पे है। ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी अपनी डिपार्टमेंट है, हर बंदे की अपनी अपनी जगह है, और हर बंदे को पता है कि मेरे को किससे ऑर्डर लेना है और किसको जवाब देना है, कितना काम करना है, सब कुछ क्लियर होता है। क्यों होता है, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। जब सब कुछ ऑर्गेनाइज एक सिस्टमैटिक तरीके से होगा, सब कुछ क्लियर रहेगा माइंड में। जब क्लियर रहेगा तो टाइम वेस्ट कम होगा और एफिशिएंसी ज्यादा अचीव होगी। तो इसी पॉइंट का आंसर है कि सब कुछ क्लियर रहेगा तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस या इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो बुक में लिखा है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो गया जो सब कुछ ढंग से हो रहा है, स्पेशलाइज तरीके से हो रहा है, सबको पता है क्या करना क्या नहीं करना, तो काम टाइम पे कंप्लीट होगा। इफेक्टिवनेस पता है कि आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस था कि भी पूरा टाइम कंप्लीट करो, एफिशिएंसी था कि काम कंप्लीट करो विद मिनिमम वेस्टेज मिनिमम टाइम। तो यहाँ पे काम ढंग से कंप्लीट हो पाएगा, सब कुछ अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेज करना, सब कुछ ढंग से मैनेज हो पाएगा। हर बंदे को पता है कि उसने किसको ऑर्डर देना है, किसको काम देना है, किससे काम लेना है, किसको कहाँ मिलना है, कौन बंदा कहाँ पे, सब कुछ क्लियर है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर हो पाएगी, एक मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, कैओस नहीं होगा, मतलब उथल पुथल नहीं होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑप्टिमम को मैक्सिमम कर देते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जितना रॉ मटेरियल, जितनी मशीनरी और जितना लेबर, रिसोर्सेज में क्या आता है, रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरी, टूल, सारा कुछ रिसोर्सेज के अंदर आता है, लोग, पीपल, लेबर, सब कुछ आया था इसके अंदर। अब जब सब कुछ ढंग से हो रहा है तो इफेक्टिवनेस के साथ में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मतलब एफिशिएंसी भी मिल जाएगी आपको। बेसिकली आंसर को बड़ा किया होगा, है वही चीजें रिपीट होके। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मतलब कम से कम वेस्टेज होगी, सब कुछ ढंग से यूज हो रहा होगा, सब कुछ गाइडलाइंस फिक्स्ड है आपके लिए, उस गाइडलाइंस का आप ऑर्गेनाइजिंग में पालन कर रहे हो, तो सब कुछ आपका फिक्स रहेगा। तो एफिशिएंसी भी मतलब कि सारा काम ढंग से कंप्लीट होगा,
मतलब मैनेज अच्छे से हो जाएगा और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, कोई चीज की वेस्टेज नहीं होगी, टाइम की वेस्टेज नहीं होगी, सब कुछ ढंग से आपको मिलेगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर्स नहीं होगा, काम पेंडिंग नहीं रहेगा, ठीक है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जब सब कुछ ढंग से होगा तो कंपनी के स्पेशलाइजेशन की वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमको। क्वालिटी प्रोडक्ट्स मतलब अच्छी, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी मार्केट में, जो हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो मार्केट में उसकी डिमांड भी अच्छी होगी। जब उसकी डिमांड अच्छी होगी तो मतलब उसकी सेल भी अच्छी होगी, क्योंकि बहुत डिमांड बढ़ गई तो सेल बढ़ेगी। जब सेल बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हमारी कंपनी ग्रो करेगी, हमारी कंपनी एक्सपैंड करेगी, हमारी कंपनी बढ़ेगी, हमारा काम बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। तो ये एक फैक्ट भी है कि जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं उनकी कंपनी हमेशा ग्रो करती है। अब मान लो अंबानी को ले लो, ठीक है। अब मुकेश अंबानी के कितने सारे बिजनेसेस हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड उनकी फैक्ट्रीज हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड उनके ऑफिसेज हैं, है तो मालिक एक ना। क्या वो एक सब जगह जाता होगा? क्या वो एक जगह सब जगह का ध्यान रखता होगा? नहीं ना, क्योंकि सारा का सारा काम एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। उसने हर जगह पे अपने बंदे रखे हुए हैं, हर जगह पे मैनेजमेंट रखी हुई है, हर जगह पे डायरेक्टर्स रखे हुए हैं, सीईओ रखे हुए हैं। उसने खाली टॉप लेवल से बात करनी होती है, वो भी फोन पे करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा, क्या करेगा, ठीक है। उस हिसाब से नीचे ऑर्डर पहुंच जाता है। वो सिर्फ बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, वो बात नीचे तक पहुंचती रहेगी करते करते। ऑर्गेनाइज एक पूरा सिस्टम रखा हुआ है कि वो बात नीचे कैसे जाएगी, उसके नीचे कैसे जाएगी, उसके नीचे कैसे जाएगी, लेबर तक बात पहुंचेगी और वो काम उसको होके मिलता है। तो जब ऐसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं जो और ग्रो कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, बहुत अमीर बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है। अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो कुछ भी आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अडेप्टेशन टू चेंज, अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है या कंपटीशन बढ़ता है या नई टेक्नोलॉजी आती है, वो डायनामिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर मार्केट में कुछ भी मॉडिफिकेशन होती है और आपका सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है उसके लिए, तो आप उसको जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस को फटाफट से मोल्ड करके चेंज करके चीजें बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि आप सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर ने देखा कि यार मार्केट में नया प्रोडक्ट आया, उसने एक मीटिंग करी और ये बात मिडिल मैनेजर तक पहुंच गई, प्रोडक्शन मैनेजर तक पहुंच गई, मार्केट में नया प्रोडक्ट आया, हम भी उसको लॉन्च करना चाहेंगे। मिडिल मैनेजमेंट ने लोअर मैनेजमेंट के पास चला गया, लोअर मैनेजमेंट लेबर के पास चली गई, तो ऊपर से एक ऑर्डर पास हुआ, नीचे तक आराम से तरीके से गया, सारी इनोवेशन हुई, सारी रिसर्च डिपार्टमेंट के पास गया वो प्रोडक्ट, रिसर्च डिपार्टमेंट ने देखा उसमें क्या सामान लगा है क्या नहीं लगा, करते 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 वो प्रोडक्ट हमने तैयार कर दिया, क्योंकि सिस्टम ऑर्गेनाइज था। अगर ऑर्गेनाइज ना होता तो टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी को बोलती, मिडिल मैनेजमेंट को, वो रिसर्च टीम के पास पहुंचता ही ना ऑर्डर, क्योंकि ऑर्गेनाइज ना होता, वो वहीं पे भूल जाता, या वो आगे पास ऑन ना करता, या वो खुद ही लगा पड़ता, उसको बोला कि भैया ये मार्केट में नया प्रोडक्ट आया, प्लीज इस पर रिसर्च करें कैसे बनेगा, वो खुद ही लग जाता। लेकिन अब वो खुद लगेगा, उसमें तो दिमाग थोड़ी है, क्योंकि वो सब कुछ रिसर्च कर लेगा। तो अब सिस्टम ऑर्गेनाइज था, तो वो खुद ना लग के उसने और रिसर्च डिपार्टमेंट के पास वो चीज भेजी, रिसर्च डिपार्टमेंट ने उसमें रिसर्च किया, देखा कि क्या क्या चीज उसमें नहीं लग सकती है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। रिसर्च डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, भेजी, सुपरवाइजर के पास गई, लेबर के पास गई, और वो प्रोडक्ट हमने तैयार करके दिया, क्योंकि हर एक चीज का डायरेक्शन और सिस्टम एक ऑर्गेनाइज हो रखा था। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ये वो वाला पर्सनल हमारा पर्सनल नहीं है, पर्सनल डबल एन वाला है, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जब सबको अपना अपना काम फिक्स पता है कि मेरे को भैया ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम नहीं करना, तो उससे क्या होता है, हमारे पर्सनल मतलब कि जो स्पेशलिस्ट आप लोग रखते हो वो मिल जाते हैं, टैलेंटेड लोग, स्किल्ड लोग, एक्सपर्टाइज लोग, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वो आपको मिल जाते हैं। effective delegation allows the management to reduce the workload by assigning routine jobs to their सबॉर्डिनेट। हर बंदा अपना काम नीचे वाले स्पेशलिस्ट को दे रहा है, नीचे वाला स्पेशलिस्ट अपने नीचे वाले स्किल्ड लेबर को दे रहा है, तो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बाय डेलीगेशन। अब डेलीगेशन हम क्या होती है, डेलीगेशन हम आगे वाले 2-3 क्लासों में पढ़ेंगे, चैप्टर ये बहुत बड़ा नहीं है पर बहुत छोटा भी नहीं है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हर बंदे को पता है उसने काम किसको देना है, तो एक पर्सनल डेवलपमेंट होता है कि हर बंदे को, मतलब पर्सनल का मतलब होता है पर्सन्स, पीपल, तो एक रिश्ता डेवलपमेंट होता है कि भी किसने किसको पूछना है, किसने किसको जवाब देना, ये हम पढ़ चुके हैं बेसिकली। तो आप अगर वो जो लास्ट पॉइंट था ये ह्यूमन रिसोर्स वाला,
तो आप वो वाला भी इसमें डाल सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी वाला। और जब आप नीचे वाले देखो, मेरे को काम मिला कि भैया एक नया प्रोडक्ट आया तो आप उसके ऊपर रिसर्च करो और नीचे वाले लेबर से वो तैयार, उससे बेटर क्वालिटी, इंप्रूव क्वालिटी मार्केट में जो है उससे बेटर क्वालिटी मेरे को तैयार करके दो। मेरे को टॉप लेवल में दिया, मैं एक मिडिल मैनेजमेंट हूँ, मैं वो काम किसको दूंगा? ऑब्वियस बात है मैं रिसर्च डिपार्टमेंट को दूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं और रिसर्च डिपार्टमेंट अगर नए नए प्रोडक्ट्स पे रिसर्च कर रहा है तो उनका क्या ग्रो हो रहा है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है एज अ पर्सन, क्योंकि उनको नई चीजें सीखने को मिल रही है। अब नया प्रोडक्ट यहाँ पे मिला, वो नीचे गया, लेबर ने भी क्या किया, वाह मार्केट नई इनोवेशन हो रही है, नया कुछ करने को मिल रहा है, तो वो नया उन्होंने नई चीज निकाली, इंप्रूव क्वालिटी बनाई और मार्केट में बेची। तो हर एक को अपना अपना काम पता है, हर एक ने अपना अपना काम ढंग से करना है, टैलेंटेड तरीके से करना है, क्योंकि ऊपर क्या है, एक बंदा बैठा हुआ है, मैनेजर बैठा हुआ है या सीईओ बैठा हुआ है। अगर आप अपना काम ढंग से नहीं करोगे तो आपको क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी, आपकी सैलरी कट हो सकती है, आपको काम से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो अगर आपके ऊपर एक डंडा है कि आपने काम ढंग से करना है, आपके ऊपर एक डर है, तो आप काम एक्सपर्टीज तरीके से करोगे, टैलेंटेड तरीके से करोगे, स्किल्ड तरीके से करोगे, ढंग से करोगे, तो उससे क्या होता है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। वहां लिखा गया पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा तो आपके अंदर एक आलस आ जाएगा कि करना है करो, नहीं करना ना करो। आपका एक जो मेंटल लेवल होता है कि भाई हो रहा है, नहीं हो रहा, ना हो रहा, जितना काम हो गया, ये वाली आपकी एक मेंटेलिटी बन जाती है। तो ये अगर ऑर्गेनाइजिंग ढंग से है तो आपकी ये वाली मेंटेलिटी नहीं बनती। आपको पता है कि मेरे को ढंग से काम करके टाइम पे काम करके देना है, तो आपकी एज अ पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है कि आप एक एज अ पर्सन कितना एज अ मतलब जो स्टाफ है, एज ए एम्प्लॉय आप कितना डेवलप करते हो वहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका होमवर्क आपको मिलेगा, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट ऑन टाइम। और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है।